हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीआईबी के अंदर 17 और 18 तारीख की पीआईबी का डिस्कशन करेंगे। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी की स्वीडन और नीदरलैंड्स से संबंधित यात्रा के बारे में, कार टी सेल थेरेपी होती है उसके बारे में। उसके अलावा भी एक दो पॉइंट और हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री जी की स्वीडन और नीदरलैंड से यात्रा से संबंधित है। और पहले हम देख लेते हैं कि एक मैप, जैसे हमने वादा किया था कि साथ साथ में हम मैप भी देखते रहेंगे और मैप के जो 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 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वीडन कहाँ पे है और नीदरलैंड कहाँ पे है। ये स्वीडन है और ये नीदरलैंड है। अब आप कुछ चीज़ देखो, जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, तो ये जो तीन देश हैं, ये तीन देश मिला के, और इन तीनों देशों को मिला के कहते हैं स्कैंडेवियन कंट्री। मैं लिख देता हूं, ये स्कैंडेवियन देश हैं। ठीक है, जैसे कि इनका कल्चर वगैरह एक जैसा है, इसलिए इनको स्कैंडेवियन कंट्रीज कहते हैं। और फिनलैंड है तो ये स्कैंडेवियन कंट्रीज का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ इनकी संस्कृतियां हैं तो वो वहां तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये जैसे एमसीक्यू में यदि आता है तो वो इसका पार्ट नहीं होगा। उसके अलावा जैसे इधर एक आइसलैंड देश है, इधर ग्रीनलैंड है, इस तरीके से भी देश हैं। ठीक है, तो ये पूरे हैं, ये नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। ये इतना पार्ट है वो नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर आएगा। और जैसे आपको पता है कि ग्रीनलैंड अभी विवाद के अंदर है, ये ग्रीनलैंड है जैसे, तो ये विवाद के अंदर है क्योंकि ये है डेनमार्क का पार्ट है वैसे तो। ठीक है, लेकिन यूएस कह रहा है कि हमारा पार्ट होगा अभी ये। ठीक है, तो ये, इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि नॉर्वे है तो नॉर्वे और स्वीडन के बीच में एक यहाँ पे पर्वत है, इनको कहते हैं स्कैंडेवियन पर्वत। फिर उसके बाद में यहां पे एक और पर्वत है, इसको कहते हैं जोलन माउंटेन। जोलन माउंटेन कह देंगे, और इसको स्केलन माउंटेन भी कहते हैं, स्केलन माउंटेन। स्पेलिंग कुछ ऐसी है इसकी इसलिए। ठीक है, जोलन और स्केलन कह देंगे। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं इनके अंदर, जैसे नॉर्वे और स्वीडन है तो ये बॉर्डरिंग कंट्री है, इनकी फिनलैंड के साथ में नहीं लगती। एक यहाँ पे बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी है, और ये है बाल्टिक सागर। ठीक है, तो बोथनिया की खाड़ी है तो वो किस किस के बीच में है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आएगी। और फिर उसके बाद में ये बाल्टिक सी है यहाँ पे, और इस जगह नॉर्थ सी है, ये है उत्तरी सागर। ये उत्तरी सागर है और ये बाल्टिक सागर है। यहाँ पे इसके बीच में जर्मनी के अंदर से, ये जर्मनी देश है जैसे आप देख रहे हो, तो जर्मनी के यहाँ पे, यहाँ से एक कील कैनाल, KEIL, कील नहर है जो मानव निर्मित है वो है। और इधर इस तरफ से यदि आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक डेनिस जल संधि है इस जगह। ठीक है, जो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ती है, ये कील कैनाल है। और उसके अलावा जैसे बाल्टिक सी है तो यहाँ पे देखो एक तीन देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों देश मिलके, और बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं इनको, इन तीनों देशों को मिला के, क्योंकि ये बाल्टिक सी के किनारे हैं। अब आपको ये देखना है मैप के अंदर कि बाल्टिक सी है तो उसके किनारे कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो ये दो तो है ही, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड हो गया, ये जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन कौन से देश हैं, और ये प्रीलिम्स के अंदर सीधा पूछा जाता है। उसके अलावा जैसे आप देखो कि ये बेलारूस है, यहाँ पे बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, कुछ लैंडलॉक कंट्रीज होते हैं, कुछ डबल लैंडलॉक भी होते हैं, तो उस तरीके से आपको देखना है कि ये बेलारूस है, ये लैंडलॉक कंट्री है। और जैसे उत्तरी सागर है तो यहाँ पे ये नीदरलैंड है। और अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे एक बांध था, तो वैसा ही कुछ बांध हम गुजरात के अंदर बनाने जा रहे हैं, और वो नीदरलैंड सहयोग करेगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी गए हैं तो उस टाइम पे वार्ता के अंदर ये हुआ था। और तो ये नॉर्थ सी का जो पानी है वो नीदरलैंड के अंदर नहीं आए, और यहाँ पे मीठे पानी का एक रिजर्वर बना रहे हैं, उसके लिए एक डैम है, और वैसा ही डैम हम गुजरात के अंदर बनाने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से एक गल्फ करंट आती है, और उसको
जो उसका ही पार्ट है ये नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वे करंट मान लो इसको, ठीक है। तो ये नॉर्वेजियन करंट है, तो ये यहाँ पे जो समुद्र बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह है, तो उनको सही बना के रखती है, उनको वर्ष भर परिचालन योग्य बना के रखती है। ये जो गर्म जलधारा है, ये जो गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है। गल्फ स्ट्रीम अलग अलग जगह बढ़ जाती है, जैसे एक एक इधर जाएगी और उस तरफ भी जाती है, ऐसे करके। तो हम वर्ल्ड मैप में यदि देखेंगे तो उस टाइम पे अपन देख लेंगे, जैसे जैसे अपने अपने करंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें आएंगी उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं। ये आप मैप अच्छे से देख लेना, इसके अंदर से कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो मेरे को। फिर आगे चलते हैं हम। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी अफस्लू टाइडजिक बांध, ठीक है, ये नाम है इसका, ये नीदरलैंड के अंदर बांध है। तो वहां का प्रधानमंत्री जी ने भ्रमण किया है और उसी आधार पे गुजरात के अंदर यह कल्पसर परियोजना है, कल्पसर प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर। तो जो खंबात की खाड़ी है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो बांध है ये उत्तरी सागर से बचाव के लिए है और मीठे पानी के भंडारण के लिए है, और साथ साथ में जो बाढ़ नियंत्रण है, भूमि सुधार है, या फिर कोई सुनामी वगैरह ऐसी कोई आती है तो उसके लिए ये बांध बनाया गया था। उसी आधार पे कल्पसर परियोजना है, ये भारत के अंदर होगी और ये गुजरात राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका खंबात की खाड़ी में एक मीठे पानी का जलाशय बनाना है, जो ज्वारी है, जो मतलब टाइडल बिजली बनाने, सिंचाई और परिवहन की बुनियादी ढांचे को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे प्रधानमंत्री जी स्वीडन गए थे, स्वीडन गए थे, तो स्वीडन में उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार का एक प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। तो ये अपने काम का नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं साथ में तो वो देख सकते हैं, बाकी यूपीएससी में कम ही पूछते हैं, ऐसे नहीं आता। फिर अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। उसके बाद में अगला सुपर फूड स्वीटनर है, उसके बारे में है। सुपर फूड स्वीटनर होता है गुड़ के बारे में है। गुड़ के बारे में पीआईबी बैकग्राउंडर है तो उसके अंदर दे रखा है। और सुपर फूड किसको कहते हैं, जो जिसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उसको सुपर फूड कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सब कुछ दे रखा है, जैसे कि गुड़ है तो इसका उत्पादन कब से शुरू हुआ था, वैदिक काल से शुरू हुआ था, जैसे 1400 ईसा पूर्व के समथिंग से ही हम इसका उत्पादन करने लगे थे प्रसंस्कृत करके। और उसके अलावा ये जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो उसके अंदर जो नमी वाले क्षेत्र है वहां से इसका उत्पादन शुरू हुआ था भारत के अंदर। जो शर्करा है उसी से ही ना सुगर नाम पड़ा था, जो इंग्लिश के अंदर नाम है। और उसके अलावा जैसे ये औषधीय गुण होते हैं इसके अंदर, जैसे आयुर्वेद वगैरह के अंदर इसका काफी यूज होता है। इसके अंदर पोषक तत्व और कौन कौन से होते हैं वो उसके बारे में, जैसे जिंक वगैरह है या कुछ और, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, ये सब होंगे। और जैसे 70% इसका उत्पादन, जो विश्व का 70% उत्पादन गुड़ का है वो भारत के अंदर होता है, ठीक है। और उसके अंदर फर्स्ट पे यूपी आता है। तो ये सब हम आगे देखेंगे, तो चलो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि वैदिक काल से इसकी शुरुआत हो गई थी, 1400 से 1000 ईसा पूर्व के समथिंग। और ये पूर्वोत्तर के जो नमी वाले क्षेत्र हैं वहां पे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। शुगर है तो वो शर्करा से ही लिया गया है वर्ड। और फिर उसके बाद में जो तकनीक का प्रसार है, जैसे मतलब चीनी प्रतिनिधि मंडल है तो वो उस टाइम पे मगध के अंदर आए थे और वहां से इन्होंने जो प्रसंस्करण का जो तरीका है वो सीखा था। फिर उसके बाद में आगे हम देखते हैं, जैसे वैश्विक स्थिति है तो 70% उत्पादन, 70% तक उत्पादन है वो हम भारत के अंदर करते हैं विश्व का। और ये जो घरेलू उत्पादन है उसका जो टोटल गन्ना है, गन्ने का जितना उत्पादन होता है उसमें से हम 20-30% तो हम इसका गुड़ बनाने के अंदर ही यूज में ले लेते हैं। और रोजगार, जैसे जो स्मॉल सेक्टर वाले जो एमएसएमई है या फिर घरेलू उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है, तो उसके अंदर इसको ये रोजगार देता है और 25 लाख ग्रामीण लोगों को आजीविका मिलती है इससे, ठीक है। और शीर्ष उत्पादक राज्य हैं वो यूपी सबसे पहले पे है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक है, वो आप देख सकते हो, इधर इंग्लिश में देख सकते हो आप। उसके बाद में आगे देखते हैं हम, जैसे इसको इंग्लिश के अंदर जगरी कहा जाता है, ठीक है। और ये औषधीय शुगर है, ये इसको मेडिसिनल शुगर भी कहते हैं, औषधीय चीनी भी कहते हैं। और
उसके बाद में जैसे इसमें खनिजों का भरपूर भंडार है, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, आयरन है, जिंक, कॉपर और मैग्नीज। इस तरीके से काफ़ी सारे खनिज इसके अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है, उसके अंदर न्यूज़ में लिखा था कि ये जो विटामिन है तो उसकी मात्रा इसके अंदर कम पाई जाती है, बिल्कुल नहीं है, कम पाई जाती है। ठीक है, यदि स्टेटमेंट टाइप में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो विटामिन कम पाए जाते हैं, ऐसे यदि आ रहा है तो सही है वो। फिर उसके बाद में जैसे एनीमिया है, तो वो जो आयरन है इसके अंदर 100 ग्राम यदि गुड़ है तो उसके अंदर 10 से 13 मिलीग्राम आयरन मिल जाता है। उसके अलावा जो गुड़ है, जो हम पारंपरिक तौर पे कढ़ाई वगैरह जो होती थी लोहे की, तो उसके अंदर यदि लेते हैं, काम में लेते हैं गुड़ को, तो उसके बाद में इसके जो न्यूट्रिएंट हैं, जो मतलब आयरन की जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो सुक्रोज है वो धीरे धीरे टूट के, और उसके बाद में जो हमारे ऊर्जा को जो निरंतर स्रोत है वो उस तरीके से बना रहता है कि सुक्रोज धीरे धीरे पचता है इससे, तो लंबे टाइम तक हमें ऊर्जा मिलती रहती है इससे। आयुर्वेद के अंदर जैसे कि गले और फेफड़े का जो संक्रमण है, खांसी और कफ है, इसके इलाज के अंदर भी इसका यूज होता है। डिटॉक्सीफायर है, इसका मतलब है कि रक्त को शुद्धिकरण के अंदर काम आता है। ये रक्त को शुद्ध करने में काम आएगा। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र है तो उसको विष मुक्त करने में भी काम आता है। और निर्यात गंतव्य जैसे कि हम इंडोनेशिया, यूएई और यूएसए और यूएई, नाइजीरिया और नेपाल, इस तरीके से अलग अलग देशों के अंदर हम भेजते भी हैं इसको। इसके लिए जो आपको पता है कि जैसे प्रसंस्करण वाली जितनी भी जो स्कीम होंगी वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो गई, पीएम एफएमई हो गई, और एक जिला एक उत्पाद है, तो उसके अंदर 19 राज्यों ने इसको एक जिला एक उत्पाद की तरह मान्यता दे रखी है कि हमारे जिले का जो मुख्य उत्पाद है वो गुड़ ही होगा। उसके अलावा जैसे मानक है, जैसे मतलब फसाई है, एग मार्क है, ये प्रमाणीकरण के लिए इसके इस्तेमाल किया जाता है। और फिर जैसे जीआई टैग है, ये प्रीलिम्स के लिए काम की चीज़ है कि जीआई टैग गुड़ से संबंधित कौन कौन से जीआई टैग है। जैसे कोल्हापुर का गुड़ है तो ये सुनहरे रंग और उच्च सुक्रोज के लिए फेमस है। मुजफ्फरनगर का है तो ये निर्यात के लिए फेमस है। और केरलम का जो है मरायूर और मगध त्रावणकोर का गुड़, तो ये भी जीआई टैग मिले हुए हैं। तो ये 3 जीआई टैग वाले ये हैं, आप देख लेना। उसके बाद में अगला टॉपिक है ऑपरेशन रेज पिल से संबंधित। जो एक कैप्टागन नाम का एक मादक पदार्थ है, कैप्टागन नाम का एक मादक पदार्थ है जो सऊदी और जैसे यूएई वगैरह जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, मध्य पूर्व के जो देश हैं, तो खाड़ी देश हैं, तो वहां पे ये कैप्टागन उत्पाद होता है, ये नामक मादक पदार्थ पाया जाता है। और ये पहली बार भारत के अंदर इसको पकड़ा है। और इसके अलावा जैसे एक एक तो ये ऑपरेशन रेज पिल हो गया, और उसके अलावा जैसे एक ऑपरेशन पहले एक न्यूज में आया हुआ था, ऑपरेशन वाइट वॉश टाइप में ऐसे कुछ था, तो वो भी इससे संबंधित है। तो अब आपको पता है कि जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आप इसको लिख सकते हो इन ऑपरेशंस को, कि ऑपरेशन रेज पिल चलाया गया था, या फिर ऑपरेशन वाइट है, वाइट वॉश है, इस तरीके से ये सब लिख सकते हो आप। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। और जैसे कैप्टागन है उसके बारे में बता दिया, ऑपरेशन रेज पिल के बारे में आपको बता दिया। ये रासायनिक संरचना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहो देख लो। फेनेटाइलिन है और एम्फेटाइमाइन है, टामाइन है। ठीक है, और जब्ती और स्रोत है, ये काम का नहीं है। एक मानस हेल्पलाइन है, ये मानस हेल्पलाइन है, तो ये नागरिकों को, नागरिक हैं तो वो सूचना दे सकते हैं कि ना किस तरीके से हमारे यहाँ पे यदि ड्रग्स का व्यापार हो रहा है या फिर कुछ है तो उसकी सूचना शिकायत कर सकते हैं यहाँ पे हेल्पलाइन पे। उसके बाद में अगला टॉपिक है कार्टी सेल से संबंधित। ये कैंसर के उपचार के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है, कैंसर के उपचार के लिए नई टेक्नोलॉजी है ये। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपको जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, आप साइंस टेक में यदि पढ़ा होगा, साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि प्रतिरक्षा तंत्र है तो उसके अंदर मुख्य भूमिका है तो वो WBC की होती है, WBC है उसकी मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो अब WBC क्या करती है कि ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो प्राकृतिक रूप से
कैंसर को की जो सेल हैं उनको नष्ट करने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। अब क्या होगा, जैसे डब्ल्यूबीसी पूरी तरीके से कैंसर की सेल को नहीं खत्म कर पाती, इसलिए हमारे यहाँ पे कैंसर ज्यादा पाया जाता है। तो अब डब्ल्यूबीसी के अंदर एक टी लिम्फोसाइट करके एक सेल होती है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टी लिम्फोसाइट है। तो इसको बाहर की बारी इसको एक रिसेप्टर लगा दिए जाते हैं इसके ऊपर। इनको टी लिम्फोसाइट को बाहर निकालते हैं और इस पे एक रिसेप्टर लगाते हैं। तो उस रिसेप्टर से क्या होगा कि जैसे फिर उसके बाद में सेल के अंदर भेजा जाएगा, वापस इसको अंदर डाला जाएगा, रिसेप्टर लगा दिया टी लिम्फोसाइट पे, और उसके बाद में उसको सेल के अंदर भेजा जाएगा, जो कैंसर को अच्छे से लड़ पाएगी, कैंसर से बहुत अच्छे से लड़ पाएगी और कैंसर का इलाज संभव है इससे। तो ये CAR-T सेल है, टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित ये न्यूज़ है। और जैसे मतलब सिंगापुर के साथ में ये कोलेब्रेशन किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपनों को CAR-T सेल थेरेपी है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो मैंने जैसे वापस बता देता हूं मैं कि जैसे कैंसर के उपचार के लिए जो हमारा प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र होता है तो वो डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट है उसको हम बाहर निकाल के और उस पर रिसेप्टर लगा देते हैं, रिसेप्टर लगा के हम वापस अंदर डालते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके अंदर। तो जो वो टारगेटेड तौर पे जो कैंसर की सेल होंगी उनको खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। अब जैसे अब इसके अंदर एक ये बीमारी है मल्टीपल माइलोमा, ये एक तरीके से ब्लड कैंसर से संबंधित है, ये ब्लड कैंसर ही कहते हैं इसको। तो उसके उपचार को खोजने के लिए अभी जो सिंगापुर के साथ में वो हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, तो उससे संबंधित ये न्यूज़ थी। और ये CAR-T सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जो टी लिम्फोसाइट सेल हैं उनको आनुवंशिक रूप से ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि विशेष रूप से कैंसर की कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सके। वही जो मैंने अभी बताया आपको। तकनीकी नवाचार क्या है कि दोहरे लक्ष्यीकरण, जैसे क्या होता है कि मान लो कि ये हमारी बॉडी है, ये कैंसर की जो सेल है वो है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसे करके ये दो चीजें हैं, इसका नाम है बीसीएमए और CD19। इस तरीके से एक ये मान लो कि ये झंडे लगे हुए हैं और ये सीधा जैसे टी सेल है, टी लिम्फोसाइट जो हमने बाहर से दिया है, तो उसको टारगेटेड तौर पे इन दोनों चीजों को खत्म करने का काम करेगी ये। इसको पता चल जाएगा कि ये झंडे लगे हुए हैं तो यहीं पे ही है ना, मेरे को जाके टारगेट करना है। तो इस तरीके से ये आसानी से CAR-T टेक्नोलॉजी है तो वो आसानी से कैंसर सेल को खत्म कर सकती है। जैसे पहले क्या होता था कि नॉर्मल जो हम पहले CAR-T सेल के अलावा जो हमारी नॉर्मल प्रतिरक्षा तंत्र है तो उसके अंदर क्या होता है कि एकल, यहां पे कहीं दिया हुआ था, मतलब यहां पे शायद नहीं है, सिंगल मार्कर थेरेपी, ये रहा, सिंगल मार्कर थेरेपी होती थी पहले जो नॉर्मली पारंपरिक तौर पे हो सकती थी हमारे, जो हम कीमोथेरेपी वगैरह के थ्रू करते हैं या फिर नॉर्मल प्रतिरक्षा तंत्र के तहत भी हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि दोहरे लक्ष्यीकरण कर सकेंगे हम। दोहरा लक्ष्यीकरण जैसे मैंने बता दिया कि BCMA और CD19 है तो इन दोनों को खत्म कर सकेंगे। पहले क्या होता था कि एक को ही टारगेट करके और फिर दूसरा खत्म नहीं होता, एक ही खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने CAR-T सेल थेरेपी देख ली है। अगले पे हम चलते हैं। अगला है MSME से संबंधित। MSME आप देख लो कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये वाला पार्ट है। तो इसके अंदर MSME के अंदर से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको देख लो कि क्या क्या है इसके अंदर। जैसे ये प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, कुछ प्रीलिम्स के तथ्य हैं। GDP और निर्यात, MSME है तो वो GDP के अंदर लगभग 31.1% योगदान देती है और टोटल जो निर्यात है उसके अंदर 48% जो भागीदारी है वो MSME सेक्टर की होती है। फिर जैसे रोजगार है तो रोजगार कृषि के बाद में सेकंड नंबर MSME रोजगार प्रदान करता है, जो 32.8 करोड़ आबादी है उसको आजीविका प्रदान करता है। आप ऐसे देखो कि जैसे अब अपन मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर ये नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। आप डेली उसको ऐड ऑन करते रहो और ये ऑफिशियल डाटा है, इसको आप लिखोगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपकी गलती की संभावनाएं कम होंगी। यूपीएससी चाहता है कि आप ऑफिशियल डाटा नहीं दोगे ना तो कैसे मैं काट सकूं क्वेश्चन को, तो आप ये ऑफिशियल डाटा लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो साथ साथ में ये नोट डाउन करते रहा करो। फिर जैसे औपचारीकरण है, औपचारीकरण के लिए हम उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, जैसे अभी तक जो MSME काफी सारे हैं जो स्मॉल और मार्जिनल सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है
अनौपचारिक है, अनौपचारिक का मतलब होता है कि ये जैसे बीमा सुरक्षा नहीं मिल पाती है, या फिर इनको पेंशन का है तो वो प्रावधान नहीं होता, स्वास्थ्य सुरक्षाएं हैं वो नहीं होती। तो औपचारिकरण करने के लिए ये जो उद्यम पोर्टल है और एक उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ये दोनों काम कर रहे हैं। उसके अलावा व्यापारियों का समावेशन, जैसे खुदरा और थोक व्यापारी हैं तो उनको भी एमएसएमई के दायरे के अंदर लेके आ गए हैं। और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं अपने, तो वो लगभग 40% तक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत एमएसएमई को या फिर कृषि को और अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए हैं। आप इकोनॉमी के अंदर पढ़ोगे मेरे साथ में इसको, कि जैसे ये एमएसएमई या कृषि अलग अलग क्षेत्र हैं तो उनके लिए 40% तक देना जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लाभ भी मिलता है इसमें। उसके बाद में जो वित्तीय और कानूनी सहायता है, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम है, तो ये चल रही है। उसके अंदर क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर जिसकी ऊपरी सीमा है पहले 5 करोड़ तक ही थी जो छोटे उद्यम है उनके लिए, अब इसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है। और ट्रांसजेंडर जो उद्यमी है तो उनके लिए 10% एक्स्ट्रा गारंटी शुल्क के अंदर छूट दे दी गई है। फिर एसआरआई है, जैसे इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत फंड है ये, तो उसके अंदर 50,000 करोड़ रुपए तक का फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है, कि फंड के अंदर फंड बनाया है जो एमएसएमई को लाभ देगा। और उसके अलावा जैसे बजट अभी जो नया वाला है तो इसके अंदर 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और उसके बाद में कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, जो एमएसएमई अधिनियम है 2006 का, तो उसके अंदर जो एमएसएमई को 45 दिन के अंदर भुगतान करना जरूरी है। यदि खरीदार है तो वो 45 दिन के अंदर उनको भुगतान करेंगे। और भुगतान ये विवाद है यदि, तो उसके लिए क्या है कि शिकायत करनी है तो समाधान पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। फिर ओडीआर पोर्टल है, वो भी विवाद समाधान के लिए है। ओडीआर की फुल फॉर्म है, ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल है ये, ठीक है। तो इस तरीके से एमएसएमई से संबंधित हमने योजनाएं भी देखी हैं। अभी आगे और है क्या क्या स्कीम चल रही है, जैसे प्रमुख रोजगार और आजीविका की योजनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये हमने कुछ दिन पहले देखा था। जो गैर कृषि क्षेत्र के अंदर है ना, नए उद्यम लगाने हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा प्रोजेक्ट लगा सके उसके लिए 50 लाख रुपए, और सर्विस क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपए। ये अभी हम 4-5 दिन पहले देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो इतनी सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये 2023 के अंदर शुरू हुई थी, ये भी एमएसएमई सेक्टर के लिए ही है। जो 18 जो पारंपरिक व्यापार हैं तो उनके लिए जो शिल्पकार है तो उनको प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा, और जितने दिन प्रशिक्षण होगा तो उतने दिन इनको 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइफंड भी दिया जाएगा, और 15,000 रुपए का इनको ना टूल किट दिया जाएगा उसके बाद में। और उसमें 5% रियायती ब्याज दर के आधार पर बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक है ना दिए जाएंगे। जो 1 लाख रुपए और 2 लाख, 2 किस्तों के अंदर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो विश्वकर्मा योजना है तो ये क्या है कि 18 सेक्टर के लिए है, और 5% की ब्याज दर दी जाएगी। फिर उसके बाद में है कि 500 रुपए है तो वो प्रतिदिन यदि ट्रेनिंग वगैरह होती है इनकी तो उस टाइम पे स्टाइफंड दिया जाएगा, स्टाइफंड होगा। फिर उसके बाद में जैसे 3 लाख तक का है ना इनको ऋण दिया जाएगा, और ऋण के ऊपर ये 5% है, 3 लाख तक दिया जाएगा, 2 लाख और 1 लाख, ये 2 किस्तें होंगी। मैं उल्टा लिख रहा हूं, पहले 1 लाख है, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब ये मेंस के लिए, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति हैं तो वाइस प्रेसिडेंट है जो, उन्होंने सिक्किम का जो स्थापना दिवस था तो उस टाइम पे एक स्कीम का नाम लिया है, मेरो रुख मेरो संतति स्कीम। ये है, ये अभियान चल रहा है सिक्किम के अंदर। जो बच्चा होता है उसके जन्म पे 108 पेड़ लगाए जाएंगे, ये स्कीम सिक्किम के अंदर चल रही है। तो उसका जिक्र किया है उसके अभी, तो मैंने उससे संबंधित जितनी भी और भी जो अभियान चल रहे हैं तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। और कोई भी पर्यावरण से संबंधित आपको लास्ट के अंदर कोई एग्जाम्पल देना है लास्ट में, तो वो इन चारों में से कुछ भी कोट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा ये तो मेरा रुख मेरो संतति है, तो ये तो 108 पेड़ लगाए जाएंगे इसके अंदर, कोई भी बच्चे का जन्म होता है। पिपलांतरी गांव है जो राजस्थान के अंदर, वहां पे भी एक अभियान चल रहा है कि बेटी का जन्म होता है तो 111 पेड़ लगाते हैं, और एफडी अलग से होती है, एफडी करवाते हैं। फिर कन्या वन समृद्धि योजना, ये महाराष्ट्र की है, तो किसान के घर पे यदि बेटी होती है तो सरकार 10 मुफ्त पौधे देती है वहां पे उनको। फिर एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, तो ये राष्ट्रीय अभियान है,
इसके अंदर की भाई माँ के नाम पे आप एक पेड़ लगाओ, जो देशव्यापी अभियान बन चुका है अभी। तो ऐसे आप इनको लिख सकते हो मेंस के अंदर जहां भी आपको जरूरत हो, तो इनको साथ साथ में लिखते रहना। अब अगला है, 2 क्वेश्चन है, ये गुड़ उत्पादन से संबंधित है, ये हमने देख लिया है टॉपिक, और ये आप इधर देख सकते हो इंग्लिश के अंदर। फिर उसके बाद में अगला है रेज पिल से संबंधित है, ये किससे संबंधित है। और उसके बाद में ये 2 मेंस के हैं क्वेश्चन, इनको भी आप सोल्व करना, लिखना। ये 150 वर्ड का है, ये 250 वर्ड का है, और दोनों ही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एमएसएमई वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और उसके अलावा जैसे हमारी एक ऐप है स्टडी विद डीजे ऐप है, यहाँ पे जाके आप मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप जाके कोर्स देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।